Hello everyone, welcome to EduMiles Academy, and in this video we will be exploring about the Hindu newspaper analysis of Tuesday 27th August 2024. So let's get started. दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये रेलिवेंट है हमारे जनरल स्टडीज़ 2 पेपर से एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा आई है। ये अपडेट लिटरेसी और फुल लिटरेसी को लेकर है और कैसे सरकार नए तरीके से देश में लिटरेसी को प्रमोट कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लिटरेसी और फुल लिटरेसी को रीडिफाइन किया है। ये नया डेफिनेशन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के तहत लाया है। ये एक 5 ईयर इनिशिएटिव है 2022 से लेके 2027 तक। इस प्रोग्राम का गोल है हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा एडल्ट लर्नर्स को ऑन बोर्ड करना जो 15 साल या उससे ज़्यादा के हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़। यहाँ NILP एक ऐसा प्रोग्राम को रेफ़र करता है जो देश भर में लिटरेसी को बढ़ाने में काम कर रहा है। फिर से एक बार जानते हैं जो NILP है वो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका फोकस है लिटरेसी को प्रमोट करना। NILP का टारगेट है कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में 95% लिटरेसी अचीव करना। यानी अगर इस प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश भर में एजुकेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ जो 95% लिटरेसी का जो बात है ये एक टारगेट है जो सरकार अचीव करना चाहती है जिससे ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन लिटरेट हो। इस नए डेफिनेशन के हिसाब से एक लिटरेट व्यक्ति वो है जो पढ़ने लिखने और बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम करने में कैपेबल हो। साथ ही कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो कंटेंट को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और खुद से कुछ क्रिएट कर सके। जब हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के बारे में बोलते हैं ये वो एबिलिटी है जिसमें आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक नॉन लिटरेट व्यक्ति को लिटरेट तब माना जाएगा जब वो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट जिसको FLNAT भी कहा जाता है उसको वो पास करना पड़ेगा जो कि NILP के अंडर कंडक्ट होता है। FLNAT एक ऐसा टेस्ट है जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को एसेस करता है। फिर से एक बार रिवाइज करें, FLNAT ये एक असेसमेंट टेस्ट है जो लिटरेट और नॉन लिटरेट लोगों के बीच फ़र्क करता है। अब थोड़ा लेटेस्ट डाटा की तरफ देखें। 2023 में 39,94,563 एडल्ट लर्नर्स ने FLNAT में पार्ट लिया जिसमें से 36,17,303 को लिटरेट डिक्लेयर किया गया। 2024 में FLNAT में 34,62,289 लर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया और पास परसेंटेज थोड़ा कम होकर 85.27% हो गया जो पिछले साल 89.64% और 91.27% था। सरकार ने 2024 और 25 के लिए NILP के लिए 160 करोड़ का बजट एलोकेट किया है जो कि पिछले साल के 76.41 करोड़ से ज़्यादा है। जब हम पास परसेंटेज की बात करते हैं ये वो परसेंटेज है जो FLNAT टेस्ट पास करने के वाले लर्नर्स की संख्या को दिखाते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 15 साल और उससे ज़्यादा के लोगों में 25.76% अभी भी नॉन लिटरेट है जिसमें 9.08 करोड़ मेल्स और 16.68 करोड़ फीमेल्स शामिल है। साक्षर भारत प्रोग्राम के थ्रू 2010 से 2017-18 तक 7.64 करोड़ लोगों को लिटरेट डिक्लेयर किया गया लेकिन अभी भी 18.12 करोड़ एडल्ट्स नॉन लिटरेट है। यहाँ नॉन लिटरेट का मीनिंग है ये वो लोग हैं जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स नहीं रखते। तो दोस्तों ये था एक डिटेल ओवरव्यू हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नए लिटरेसी इनिशिएटिव के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आया था हमारे एडिटोरियल पेज में एंड ये रेलिवेंट है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के व्यू पॉइंट से एंड ये आएगा आपका जनरल स्टडीज़ 2 पेपर में। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे समाज में एक गंभीर ट्रुथ को निकाल के दिखाता है। ये मुद्दा है वुमेन्स सेफ्टी का जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पिछले दिनों कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए ब्रूटल क्राइम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि क्या हमारी सोसाइटी और सिस्टम महिलाओं के लिए सुरक्षित है।
आइए जानते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आज के ज़माने में भी वुमेन के खिलाफ हर दिन नई नई एग्रेसिव बिहेवियर्स और वायलेंस के मामले सामने आते हैं। ये वायलेंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि डाउरी रिलेटेड डेथ्स, रेप और डोमेस्टिक वायलेंस तक फैला हुआ है। ये सब कुछ महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। जब हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बोलते हैं तो ये वुमेन के प्रति की गई किसी भी प्रकार की वायलेंस को उनकी सेफ्टी और रेस्पेक्ट को चुनौती देती है। मगर हमारी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल वायलेंस से क्या असर होता है। बहुत बार हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। महिलाएं अक्सर अपने आसपास के माहौल देखकर एक मेंटल बर्डन महसूस करती है। उनकी ज़िंदगी में परपेचुअल विजिलेंस यानी हमेशा अलर्ट रहना और उसकी ज़रूरत एक आम बात बन गई है। जब स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन की कमी होती है तो वुमेन को अपनी सुरक्षा खुद ही देखनी पड़ती है। ये स्टेट ऑफ परपेचुअल अलर्टनेस उन्हें हर वक्त अपने आसपास होने वाली चीज़ों को जांचने के लिए मजबूर कर देती है। ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म बन जाता है जो उनकी ज़िंदगी में हमेशा मंडराते रहता है। ये हमेशा अलर्ट रहने का जो पोजीशन है, ये एक बहुत बड़ा असर वुमेन के फ्रीडम पर पड़ता है, जो नए जगह एक्सप्लोर करने, नए लोगों से मिलने और नए रिश्तों को समय देने से डरने लगती है। लीजरली वॉक्स या अपने मनपसंद जगह पर घूमना भी उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है। इस डर और चिंता का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। माँ अपनी बेटी को बचपन से ही ये सिखाने लगती है कि कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे हर वक्त संभाल कर रहना है। ये एक जेनरेशनल बर्डन बन जाता है जिससे हर औरत को गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, जो महिलाएं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से आती हैं उनके लिए ये चुनौतियाँ या फिर ये चैलेंजेस और भी ज़्यादा होती है। ये महिलाएं अपनी आज़ादी और अपने हक के लिए लड़ते हुए और भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अक्सर अपने सेफ्टी कंसर्न्स के कारण अपने राइट्स यानी अपने हक को पीछे छोड़ देती है। इसका असर उनके सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। ऐसे माहौल में महिलाओं का जीना मुश्किल हो जाता है और वो अपने सपनों को पीछे छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक समस्या का पूरा ओवरव्यू है जो हमारी समाज में गहराई तक घुस चुका है। हमें इस कांस्टेंट विजिलेंस से मुक्ति पाने के लिए एक नई सोच, एक नई पहल की ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहां वुमेन सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट भी महसूस करे। क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे न्यूज़ के तरफ। ये एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड हमारे जनरल स्टडीज़ 3 से रिलेटेड है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले के बारे में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। ये फैसला है न्यू माइनिंग लीवाइस के बारे में, जो स्टेट्स को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू करने की अनुमति मिल गई है। तो चलिए इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं ये न्यू माइनिंग लीवाइस क्या है। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद अब स्टेट्स को माइनिंग पर नए टैक्सेस या लेवाइस लगाने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले का सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 0.6% से लेकर 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जो माइनिंग लेवाइस है वो माइनिंग के काम पर लगाया गया टैक्स या सेस जो स्टेट्स द्वारा लगाया जाता है। अब बात करते हैं पावर प्रोड्यूसर्स पर पड़ने वाले असर की। जो थर्मल पावर प्लांट्स कोल फायर्ड हैं उनकी कॉस्ट इस नए टैक्स के कारण बढ़ जाएगी और जैसे जैसे इनकी कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे ये कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाएगा, जो कि आप और हम हैं। यानी हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इसीलिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब जानते हैं जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है। जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, उसको पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये सिर्फ पावर प्रोड्यूसर्स की नहीं बल्कि स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पैक्ट करेगा। इन इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो सकता है क्योंकि इन्हें भी डोमेस्टिक कोल और आयरन ओर पर नए टैक्सेस देने पड़ेंगे।
ICRA के हिसाब से स्टील कंपनीज का ऑपरेटिंग मार्जिन तकरीबन 30 to 40 बेसिस पॉइंट से इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर स्टेट्स जैसे उड़ीसा और झारखंड में नए सेस लागू किए जाए। जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है ये एक कंपनी का वो प्रॉफिट है जो सारी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद बचता है। उड़ीसा जैसे मिनरल रिच स्टेट्स ने अपने 2004 के लॉ के अंडर आयरन ओर और कोल माइनिंग पर 15% सेस लगाने की परमिशन दे दी है। अगर ये पूरी तरह से एनफोर्स किया गया तो इससे आयरन ओर की लैंडेड कॉस्ट में तकरीबन 11% का इंक्रीज हो सकता है, यानी स्टील और एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनीज को और ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ सकती है। अब जानते हैं जो वर्ड है सेस के बारे में। ये एक प्रकार का एडिशनल टैक्स जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। थोड़ा जानते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लिवाइस के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ये लिवाइस रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे से भी लागू करने की परमिशन दी है, जो स्टैगर्ड मैनर में 12 साल के दौरान रिकवर्ड की जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंपनीज को अपने पुराने ड्यूज भी देने पड़ेंगे बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। यहाँ एक वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव लिवाइस, मतलब पिछले समय के लिए लगाई गई टैक्स या सेस जो पास्ट ड्यूज के रूप में रिकवर किया जाता है। जो आखिरी पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, आखिर में ये सारी चीज़ें हमारे देश के स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ पर एक और बोझ डाल सकती है। इन इंडस्ट्रीज़ की कॉम्पिटिटिवनेस पे भी असर पड़ेगा, लेकिन ICRA के हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट मॉडेस्ट ही रहेगी। मगर फिर भी ये नए टैक्सेस एक तरह का अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, जो हम सब के लिए सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर हमारे देश की मेजर इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ के ऊपर, जो जनरल स्टडीज़ 3 से रिलेटेड है एंड ये साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद के इतिहास के बारे में एक ज़बरदस्त खोज की है। इस खोज से पता चला है कि एंशियंट समय में चांद पर मैग्मा ओशन यानी पिघले हुए लावा का समुद्र हुआ करता था। तो चलिए इस फैसिनेटिंग डिस्कवरी के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करना है प्रज्ञान रोवर की डिस्कवरी के बारे में। प्रज्ञान रोवर जो हमारे चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है, उसने चांद के साउथ पोल एटकिन बेसिन में एक पुराने मैग्मा ओशन की निशान ढूंढा है। ये जगह चांद के साउथ पोल से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। जो मैग्मा ओशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक पिघले हुए लावे से बनी एक एंशियंट समुंदर यानी ओशन जो चांद के सरफेस के नीचे था। साउथ पोल एटकिन बेसिन में ये खोज की गई है मून में जो लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर्स है वो साउथ पोल एटकिन बेसिन है। एक पावरफुल एस्टेरॉयड स्ट्राइक से माना जाता है कि ये फॉर्म हुआ था। ये क्रेटर तब बना था जब एक बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसने चांद के अंदर एक मॉल्टेन रॉक, एक मैग्मा को ऊपर लाकर सरफेस पर बिछा दिया। साइंटिस्ट का मानना है कि बिलियंस सालों पहले एक ग्लोबल मैग्मा ओशन हुआ करता था। प्रज्ञान रोवर की ये खोज इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, जिसमें ये माना जा रहा है कि चांद की सरफेस एंशियंट काल में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ द्वारा बनी थी। चलिए एक बार फिर से जानते हैं मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कि मून के एंशियंट समय में एक पिघले हुए लावे की समुद्र था। प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसे मिनरल्स भी डिटेक्ट किए हैं जैसे ओलिवाइन और पायरोक्सिन, जो अक्सर गहरे वॉल्केनिक प्रोसेसेस में बनते हैं। ये मिनरल्स इस बात का सबूत है कि मून के अंदर कभी मॉल्टेन मटेरियल या लावा जरूर था। इस खोज का असर चांद के इतिहास को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब हमें ये समझ आएगा कि चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और कैसे उसका थर्मल इवोल्यूशन हुआ था। ये डिस्कवरी हमें चांद के एंशियंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में नए जानकारियाँ देंगी। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने इस खोज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये मिशन हमें मून के सरफेस और उसके हिस्ट्री के बारे में नए डाटा दिए हैं और दे रहे हैं, जो प्लानिटरी साइंस में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक
डिस्कवरी जो हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने की है। इस डिस्कवरी से हमें मून के एंशियन हिस्ट्री के बारे में नए फैक्ट्स पता चल रहे हैं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।